आज से 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा। इस बात से बिल्कुल अनजान कि एक दिन उनका यही सपना एक ऐसे बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा जो न केवल भारत को बदलेगा बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल को भी जीत लेगा। यह कहानी है टाटा ग्रुप की। ईयर 1839 जमशेदजी टाटा का जन्म होता है। ईयर 1858 में जमशेदजी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और अपने फादर के साथ मिलकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करने लगते हैं। अगले 10 सालों में कई मुश्किलों के बावजूद उनका बिजनेस काफ़ी बड़ा बन जाता है, लेकिन जमशेदजी केवल कॉटन को ट्रेड करके सेटिस्फाइड नहीं थे। वो खुद कॉटन से क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1877 में नागपुर में एम्प्रेस मिल का सेटअप किया और मैन्युफैक्चरिंग चालू की। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहाँ के वर्कर्स अपने काम के प्रति ज़्यादा वफादार नहीं रहते थे। ऑलमोस्ट हर दिन 20% वर्कर्स एब्सेंट हो जाते थे और ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाते थे। जमशेदजी ने इसके लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड की स्कीम लॉन्च की, मतलब अब वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाली थी। दूसरा, उन्होंने वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया और फाइनली फैमिली डेज और स्पोर्ट्स डेज जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए। इन्हीं इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले वर्कर्स को सबके सामने रिवॉर्ड भी दिया जाता था। इन सभी इनिशिएटिव से वर्कर्स काफ़ी वैल्यूड फील करने लगे, जिससे उनकी अटेंडेंस और परफॉर्मेंस दोनों काफ़ी इम्प्रूव हुई। इनमें से कई स्कीम्स इतनी फ्यूचरिस्टिक थी कि पूरी दुनिया में इन्हें तब तक किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। 1880 में जमशेदजी ने देखा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। जमशेदजी का मानना था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट होने के लिए और इंडिपेंडेंस को सस्टेन करने के लिए इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा और सभी एसेंशियल प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही बनाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अलग अलग एरियाज़ में और भी इंडियन बिजनेसेस बिल्ड करना चालू कर दिए। उन्होंने सबसे पहले पंचगनी के पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग की शुरुआत की, जिसका इम्पैक्ट यह हुआ कि आज भी पंचगनी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और जैम फैक्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। जमशेदजी ने यह भी ऑब्जर्व किया कि बेंगलोर और मैसूर का वेदर फ्रांस जैसा है, इसलिए वह फ्रांस में ब्रीड किए जाने वाले सिल्क वॉर्म्स को इंडिया ले आए। उन्होंने बेंगलोर और मैसूर में ज़मीनें खरीदी, टाटा सिल्क फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और लोकल फार्मर से सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग करवाई। उनके इसी इनिशिएटिव से इंडिया को मैसूर सिल्क और बेंगलोर मैसूर सिल्क साड़ी जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स मिले। जमशेदजी अपने होम टाउन बॉम्बे को बहुत पसंद करते थे और जानते थे कि शहर की डेवलपमेंट के लिए वहाँ एक वर्ल्ड क्लास होटल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने 1898 में द ताज महल होटल बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने पर्सनली कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन प्रोसेस में हिस्सा लिया। उनका विज़न था कि होटल का हर रूम समंदर को फेस करे और गेस्ट को ऐसा फील हो रहा हो जैसे वो पानी में फ्लोट कर रहे हों। 1903 में होटल को पहली बार पब्लिक के लिए ओपन किया गया और ये पूरे बॉम्बे की पहली बिल्डिंग बनी जिसमें लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी से जलती थी। जमशेदजी ने ऐसे और भी कई इनिशिएटिव लिए, लेकिन उनका सबसे इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव था स्टील का। बिजनेस स्टार्ट करना इंडिया में कंस्ट्रक्शन, रेलवेज और मैन्युफैक्चरिंग जैसी हर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए स्टील की ज़रूरत थी। इसलिए उनका सपना था इंडिया में ही एक स्टील प्लांट खोलना। उन्होंने अपनी लाइफ के 17 साल इंडिया में जगह जगह हाई क्वालिटी आयरन और ढूंढने में लगा दिए, क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। लेकिन सैडली जमशेदजी को लगातार फेलियर का सामना करना पड़ा। फिर अल्टीमेटली उन्हें 1899 में पश्चिम बंगाल प्रोविंस में रिच आयरन और रिजर्व मिल गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत आयरन और माइनिंग और एक स्टील प्लांट सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमशेदजी खुद अपनी आंखों से इंडिया में स्टील बनते नहीं देख पाए, क्योंकि 1904 में 65 की एज में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। जमशेदजी का विज़न और उनके ड्रीम्स इतने ग्रैंड थे कि उनके जीते जी उनका सपना पूरा होना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उनके बाकी सभी ड्रीम्स को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। जमशेदजी का मानना था कि इंडिया साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन में वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत पीछे है। इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहते थे जो यहाँ वर्ल्ड क्लास रिसर्चर्स और साइंटिस्ट प्रोड्यूस करे। इसलिए दोराबजी टाटा ने मैसूर के महाराजा की मदद ली और 1909 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को एस्टेब्लिश किया।
फिर नोबेल लॉरिएट सीवी रमन आईएसएससी के फर्स्ट डायरेक्टर बने। आगे चल के आईआईएससी ने इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम और इंडिया के फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट द हंसा के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किए। जिस तरह आईआईएससी ने ऐसे वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को बनाया जिन्होंने इंडिया को बदला, उसी तरह इंडिया को आज ऐसे बिजनेस लीडर्स चाहिए जो बिजनेसेस बिल्ड करके देश की इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। एजुकेशन के अलावा जमशेद जी ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का भी सपना देखा था। इस प्रोजेक्ट में गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर में पड़ने वाले दूध सागर फॉल्स का यूज करके पावर जनरेशन किया जाना था। दोराब जी ने 7,000 वर्कर्स को इन्वॉल्व किया और आर्टिफिशियल लेक्स, डैम्स और चैनल्स बनवाए। 1911 में प्लांट रेडी हुआ और पावर जनरेशन स्टार्ट हुआ। मुंबई की कई मिल्स और बिजनेसेस को इसी पावर प्लांट से पावर मिलना चालू हो गई और आज इसी कंपनी को हम टाटा पावर के नाम से जानते हैं। फाइनली जमशेद जी ने जो स्टील प्लांट का काम स्टार्ट किया था उसे पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोराब जी टाटा ने ली। 1907 में उन्होंने एक लिमिटेड कंपनी इस्टेब्लिश की और स्टील प्लांट के लिए 23 करोड़ का आईपीओ अनाउंस कर दिया। उस समय स्वदेशी आंदोलन के चलते केवल 2 हफ्तों में करीब 8,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। कंपनी का नाम टाटा स्टील और आयरन कंपनी यानी टेस्को रखा गया और फाइनली 1912 में टिस्को से पहला स्टील प्रोड्यूस होकर निकला। इसके 2 साल बाद ही 1914 में वर्ल्ड वॉर चालू हो गई और ब्रिटेन की स्टील डिमांड एकदम से शॉर्ट अप हो गई। उन्हें टैंक्स, ट्रक्स, रेलवे इन सब के लिए स्टील चाहिए था। टेस्को के प्लांट ने दिन रात काम किया और इस डिमांड को पूरा किया। वॉर के खत्म होने के बाद उस समय के वाइस रॉय ने टेस्को के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया और जिस टाउन में टिस्को का प्लांट था उस टाउन का नाम जमशेद जी के नाम के ऊपर जमशेदपुर रख दिया और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रख दिया। दोराब जी की लीडरशिप में टाटा ग्रुप का बिजनेस कई गुना बढ़ चुका था। 1932 में दोराब जी टाटा की डेथ हो गई और जाने से पहले उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील, पावर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई कर दिया था। दोराब जी टाटा के बाद 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने फैमिली के एक यंग मेंबर जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा ने 1925 में ही बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और टेस्को के प्लांट में काम सीख रहे थे। वह हमेशा से एविएशन में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, इसलिए 1932 में उन्होंने टाटा एविएशन सर्विसेज की शुरुआत की। ये एयरलाइन पैसेंजर्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली इंडिया की पहली एयरलाइन बनी। इसकी पहली फ्लाइट खुद जे.आर.डी. टाटा ने उड़ाई थी, जिसके बाद वो इंडिया के फर्स्ट एवर कमर्शियल पायलट बन गए थे। चेयरमैन बनने के बाद जे.आर.डी. टाटा ने देखा कि इंडिया को सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा जैसे एसेंशियल केमिकल्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ये ऐसे केमिकल्स थे जो ग्लास, टेक्सटाइल्स, सोप्स और डिटर्जेंट जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। वो चाहते थे कि इन केमिकल्स को इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए, इसलिए 1939 में उन्होंने गुजरात के मीठापुर टाउन में एक केमिकल प्लांट बिल्ड किया और ऐसे ही शुरुआत हुई टाटा केमिकल्स की। वही टाटा केमिकल्स जो आज टाटा सॉल्ट को भी मैन्युफैक्चर करता है। केमिकल्स बिजनेस अच्छा चलने लगा, लेकिन जे.आर.डी. का ड्रीम अभी भी एयरलाइन बिजनेस को ग्रो करने का था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी प्लेन्स को सीज कर लिया, जिस कारण टाटा एविएशन सर्विसेज रातों रात बंद हो गई। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुई वैसे ही जे.आर.डी. ने वापस एयरलाइन बिजनेस में एंट्री करने का फैसला किया और इस तरह 1946 में शुरुआत हुई एयर इंडिया की। एयर इंडिया की क्रू को उनकी वार्म और अटेंटिव सर्विसेज के लिए जाना जाता था। उनकी फूड, क्लीनलीनेस और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सब कुछ टॉप क्लास था। इवन इनका मैस्कॉट एक महाराजा था जो एयरलाइन की इंडियन हॉस्पिटैलिटी और रॉयल स्टैंडर्ड्स को दर्शाता था। साथ ही साथ एयर इंडिया हमेशा टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलती थी। इन सब के कारण न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी एयर इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन के तौर पे जाना जाता था। एयर इंडिया को जे.आर.डी. अपने चाइल्ड की तरह ग्रो कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसी एयर इंडिया को उनसे एक झटके में छीन लिया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया था, जिसका मानना था कि देश की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि ये इंडस्ट्रीज प्रॉफिट से ज़्यादा पब्लिक की सर्विसेज पे फोकस करें। और इसीलिए 1953 में एयर इंडिया को नेशनल लॉज यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया गया। नेशनलाइजेशन के बाद एयर इंडिया का एक ट्रेजिक डिक्लाइन चालू हो गया। सर्विसेज, पंक्चुअलिटी और सेफ्टी नेगेटिवली
इम्पैक्ट हुई, जिससे अल्टीमेटली एयर इंडिया ने अपना एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन का स्टेटस खो दिया। लेकिन एयर इंडिया के सेटबैक के बाद भी जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्रो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद भी देश में कोई भी इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है, इसलिए उन्होंने लैक्मे की शुरुआत की। लैक्मे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब हिंदी में लक्ष्मी होता है। जे.आर.डी. ने डेलिब्रेशन इस ब्रांड को एक इंडियन नाम नहीं दिया। उन्हें पता था कि इंडियन वुमेन फॉरेन ब्रांड से ऑब्सेस्ड थी और फॉरेन ब्रांड्स को ही हाई क्वालिटी मानती थी, इसलिए लैक्मे नाम देकर उन्होंने इस कॉस्मेटिक ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल की एस्पिरेशनल वैल्यू दी। लेकिन रियलिटी में लैक्मे का मतलब अभी भी इंडिया में डीप कनेक्टेड था। इसके अलावा जे.आर.डी. ने जमशेदपुर में एक रेलवे इंजन्स बनाने वाली फैक्ट्री को खरीद लिया और शुरुआत की टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की, जिसे बाद में टेल्को कर दिया गया। इनिशियली टेल्को केवल रेलवेज के लिए स्टीम इंजन्स बनाती थी, लेकिन जे.आर.डी. ने जल्द ही ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंड कर दिया और उन्होंने एक ऐसा ट्रक लॉन्च किया जो अपने स्लिम और स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन के लिए जाना जाता था। और इंटरनेशनल ब्रांड्स को compete करते हुए उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में 70% कैप्चर कर लिया। इंजन्स और ट्रक्स बनाने वाले इसी कंपनी को आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। बिजनेस के अलावा जे.आर.डी. टाटा ने इंडिया को सबसे कठिन वक्त में हेल्प की। 1962 की इंडो चाइना वॉर और 1965 की इंडो पाक वॉर के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट को हर तरह के सपोर्ट का एश्योरेंस दिया। उन्होंने टाटा के इंजीनियर्स को दिल्ली भेजा ताकि देश की मिलिट्री इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प कर सकें। उन्होंने अपने एयर इंडिया का एक्सपीरियंस यूज़ किया और इंडियन एयर फोर्स के लिए 10 ईयर डिफेंस प्रिपेयर्स प्लान भी बनाया। इस रिपोर्ट में सिग्नल इक्विपमेंट, रडार और स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडेड थी। गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स को इस रिपोर्ट से बहुत मदद मिली। जे.आर.डी. टाटा की इन्हीं कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें इंडियन एयरफोर्स में ऑनररी कमोडोर की पोस्टिंग भी दी थी। 1991 तक जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप की कंपनीज का नंबर 84 तक पहुंचा दिया था। 24,000 करोड़ का रेवेन्यू था और 2,70,000 एम्प्लॉयज थे। लेकिन अब 87 की एज में समय आ चुका था कि वो टाटा ग्रुप की कमांड किसी और को सौंप दें। इसलिए जे.आर.डी. टाटा ने नए चेयरमैन के तौर पर टाटा फैमिली के एक प्रॉमिसिंग मेंबर को चुना और ये नए चेयरमैन थे सर रतन टाटा। चेयरमैन बनने से करीब 30 साल पहले 1962 तक सर रतन टाटा यूएसए में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे कि तभी उन्हें जे.आर.डी. टाटा का लेटर आया जिसमें उन्हें इंडिया आके बिजनेस ज्वाइन करने का कहा गया था। रतन टाटा ने इंडिया आके टाटा स्टील को ज्वाइन किया और वहां एक नॉर्मल वर्कर की तरह काम स्टार्ट किया। उनके डेडिकेशन और बिजनेस टैलेंट को देखकर उन्हें एक के बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने लगी। चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने एप्रेंस मिल को लॉसेस से निकालकर प्रॉफिटेबल बनाया था। टेल्को में एक मेजर लेबर अनरेस्ट को सक्सेसफुली रिजॉल्व किया था और टाटा टेल्को कंपनी जो रेडियो और टेलीविजन वगैरह बनाती थी उसका रेवेन्यू 3 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ किया था। जब 1991 में सर रतन टाटा चेयरमैन बने तो उन्हें पता था कि टाटा ग्रुप बाहर से देखने में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रियलिटी में कई चीज़ों में वो पीछे छूट रहा था। उन्हें लगा कि हाई टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटिंग और एआई में ग्रुप काफ़ी पीछे है और ग्रुप ने बहुत समय से कुछ यूनिक भी नहीं किया है। वो टाटा ग्रुप के थ्रू इंडिया के लिए कुछ रेवोल्यूशन करना चाहते थे। इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने देखा कि इंडिया के पास ऐसी कोई भी कार नहीं थी जिसका डिज़ाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ इंडिया में हुआ हो। इसलिए 1995 में रतन टाटा ने एक 100% इंडियन कार बनाने की ठान ली। एक ऐसी कार जो स्पेसिफिक, फ्यूचरिस्टिक, अफोर्डेबल और हाई माइलेज देती हो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की। कॉस्ट अराउंड $2 बिलियन थी जो उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट था। इसलिए टाटा मोटर्स ने ऑस्ट्रेलिया में निसान का एक पुराना प्लांट 1/5 कॉस्ट में खरीद लिया। इस पूरे प्लांट को डिसमेंटल करके इंडिया लाया गया और पुणे में रीबिल्ड किया गया। रतन टाटा ने खुद कार को डिजाइन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया और फाइनली 1998 में कार को लॉन्च किया। ये एक इंडियन कार थी, इसलिए इसका नाम रखने के लिए इंडियन से ई लिया गया और कार से का और इन्हें जोड़कर बनी इंडिका, टाटा इंडिका। ऑटोमोबाइल के बाद रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। उन्होंने देखा कि टीसीएस का फोकस इंडियन कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे टाटा एंट्री और बुक कीपिंग देने में था।
जो बहुत ही बेसिक लेवल का काम था। इसलिए रतन टाटा ने टीसीएस का फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से शिफ्ट करके सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे ले आया, जिसके बाद टीसीएस ने इंडिया की इवन वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स बनाना चालू कर दिए। रतन टाटा ने टीसीएस का आईपीओ भी लाया, जिससे कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए फंडिंग मिली, और इन्हीं स्टेप्स से आज भी टीसीएस इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी है। टीसीएस की सक्सेस के बाद सर रतन टाटा ने वापस टाटा मोटर्स पे फोकस किया। उन्होंने देखा कि इंडिया की मेजॉरिटी मिडिल क्लास पॉपुलेशन एक कार अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए पूरी फैमिली को मजबूरी में एक स्कूटर में कंजेस्टेड होकर जाना पड़ता है, जो बहुत अनकंफर्टेबल और अनसेफ था। पर रतन टाटा का ड्रीम था इंडियन मिडिल क्लास को एक स्कूटर से कार में ट्रांजिशन करवाना। इसलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया एक ऐसी कार लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस केवल 1 लाख होगा, और 2009 में अपने प्रॉमिस को रखते हुए उन्होंने 1 लाख के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च की टाटा नैनो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नैनो एक फेलियर साबित हुई। नैनो का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसका सस्ता प्राइस, पर यही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। इंडिया में लोग कार को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं, जिसके पास एक कार होती है उसे सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन नैनो के सस्ते प्राइस और उसके डिजाइन के कारण लोगों ने उसे वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, मैच बॉक्स और इवन कवर्ड ऑटो रिक्शा की तरह ब्रांड कर दिया। जहां दूसरे कार ओनर्स अपनी कार के कारण प्राउड फील करते थे, वहीं नैनो के ओनर्स अपनी कार के कारण एम्बेरेस्ड फील करते थे, और इसलिए नैनो एक फेलियर साबित हुई। लेकिन टाटा मोटर्स ने इस फेलियर से कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखा, जो आज उनकी लाइनअप में देखा भी जा सकता है। आज टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन चुकी है। फाइनली सर रतन टाटा डीपली चाहते थे कि इंडिया की कंपनीज को केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करना चाहिए, और इसलिए फॉरेन मार्केट्स में एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक फॉरेन ब्रांड्स को एक्वायर करना चालू कर दिया। जैसे टाटा मोटर्स को ग्लोबल लग्जरी मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने जाकर लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया, ग्लोबल टी और कॉफी मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए ब्रिटिश ब्रांड टेटली और यूएस ब्रांड 8 o'clock कॉफी को एक्वायर कर लिया। सिमिलरली टाटा की हर मेजर कंपनी जैसे टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा केमिकल्स और आईएचसीएल ने भी एक्विजिशंस किए। आज इन्हीं डिसीजंस के कारण टाटा ग्रुप का आधे से ज्यादा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। सर रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जो अचीव किया है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, चाहे वो टाइटन द्वारा वर्ल्ड की स्लिमेस्ट वॉच बनाना हो, टीसीएस द्वारा वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाना हो, या फिर टाटा स्काई को लॉन्च करके टेलीविजन मार्केट को डिस्टर्ब करना हो। ऑलमोस्ट हर एरिया में टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल की। सर रतन टाटा का कहना है कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो सबको साथ लेके चलो। टाटा ग्रुप ने हमेशा इसी फिलॉसफी के साथ बिजनेस किया है। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई है तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं। टाटा ग्रुप हमेशा अपने इन्वेस्टर्स, अपने एम्प्लॉयज, अपने कस्टमर्स और अल्टीमेटली अपने देश को साथ लेकर चला है, और इसलिए आज उन्हें जितनी भी सक्सेस मिली है उससे कई ज़्यादा लोगों की रिस्पेक्ट मिलती है। ये कहानी थी टाटा ग्रुप की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।